लाल किले से आई आवाज, सहगल ढिल्लो शाहनवाज। ये नारा हमने बचपन से सुना है, लेकिन हम में से कितने लोग जानते हैं कि ये सहगल, ढिल्लो और शाहनवाज कौन थे? ये तीनों सुभाष चंद्र बोस की आईएनए के अफसर थे, जिन पर ब्रिटिश सरकार द्वारा लाल किले से देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया था। पर शायद ये ब्रिटिश सरकार की गुलाम भारत में आखिरी गलती थी। उन्होंने बोस से पंगा ले लिया था। वो बोस जो हिटलर की आंख में देखकर बात करते थे, वो बोस जिनका आज भी जापानी लोग भारतीयों जैसा सम्मान करते हैं। सालों बाद उस वक्त के ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने भी ये बात मानी कि वो बोस ही थे जिनकी वजह से ब्रिटिश सरकार की कमर टूट गई थी। और इससे पहले कि उन्हें भारत से खदेड़ा जाता, उन्होंने बाइज्जत यहां से जाने का फैसला किया। क्या थी सुभाष बाबू और उनकी आईएनए की कहानी, और क्यों ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने ऐसा बयान दिया, सब जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो बने रहना अंत तक। सुभाष बाबू, जिन्हें लोग नेताजी भी कहते हैं, हमेशा से भारत को आजाद देखने के लिए तत्पर थे। इसी एक इच्छा के कारण इन्होंने आईएएस एग्जाम में चौथी रैंक लाने पर भी ब्रिटिश सरकार की नौकरी छोड़ दी और देश की सेवा में लग गए। सुभाष बाबू 1938 और फिर 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी चुने गए, पर गांधी से हुए कुछ मतभेदों के चलते उन्होंने 1939 में पहले अपना पद और फिर पार्टी त्याग दी और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करने के बाद अपने तरीके से देश की आजादी की लड़ाई में कूद गए। बंगाल में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे बोस को उसी साल जेल हो गई और उनकी भूख हड़ताल के बाद उन्हें उन्हीं के घर में नजरबंद कर दिया गया। पर बोस तो खैर बोस थे, वो ब्रिटिश सरकार से कहां दब जाते। जल्द ही ब्रिटिश सिपाहियों को चकमा देकर वो एक पठान के भेष में वहां से भाग गए और फिर काबुल से मॉस्को और मॉस्को से नाजी शासन वाले जर्मनी पहुंचे। दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। ब्रिटिश सरकार ने बिना भारतीयों की राय पूछे भारतीय सिपाहियों को अपनी इस खूनी जंग में उतार दिया था। बोस को एक मौका मिल गया। बोस ने ब्रिटिशर्स के दुश्मन जर्मनी से मदद मांगी और जर्मनी में बंद भारतीय युद्ध बंदियों को रिहा करने की मांग की और बदले में हिटलर से वादा किया कि वो उसे ब्रिटेन का सर ला कर देंगे। जर्मनी ने बोस की मदद की और बोस ने अपनी पहली सेना वहां बनाई। इसके बाद साल 1942 में हिटलर से मुलाकात के बाद बोस को हिटलर के इरादों पर शक हुआ और उन्होंने हिटलर के बजाय जापान को एक बेहतर साथी माना। जापान इस वक्त एशिया में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा था और जर्मनी और इटली के साथ मिलकर ब्रिटेन सहित कई अन्य देशों के साथ लड़ाई में शामिल था। बोस जर्मनी से एक पनडुब्बी में सवार होकर जापान के पास पहुंचे। उस वक्त भारत के अलावा सिंगापुर और मलय जैसे इलाके भी ब्रिटिश राज के अधीन थे, जिन पर जापानियों की नजर थी। जापान ने सिंगापुर पर हमला किया, जहां ब्रिटिश सरकार ने इन इलाकों की रखवाली भारतीय सैनिक कर रहे थे और उन्हें युद्ध में बंदी बना लिया गया। बोस ने जापान पहुंचकर उन सभी युद्ध बंदियों को इकट्ठा करते हुए आईएनए को जिंदा किया। इससे पहले भी एक आईएनए रास बिहारी बोस बन चुके थे, लेकिन जापान सरकार से उनके कमांडर मोहन सिंह के कुछ मतभेदों के चलते वो आईएनए ज्यादा कुछ न कर सकी थी। बोस ने इसी आईएनए में फिर से जान फूंकी और उन्हें अपने असली मकसद से रूबरू करवाया, और वो मकसद था भारत की आजादी। बोस का उनसे वो प्रचलित वादा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये वादा एक नारा बनकर अब इन सिपाहियों की नसों में दौड़ रहा था और अपनी धरती को आजाद कराने के लिए हर एक भारतीय आतुर था। बोस से लोग इतने प्रभावित थे कि न सिर्फ सिपाही, पर विदेश में रह रहे अमीर और समृद्ध परिवारों से आकर नौजवानों ने अपने आप को बोस को समर्पित कर दिया। बोस वो पहले सैन्य नायक थे जिन्होंने अपनी सेना में औरतों को भी शामिल किया और उनकी ब्रिगेड का नाम रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर रखा। इसके अलावा बोस की सेना में 4 और ब्रिगेड थी। आजकल ये बहुत भ्रम फैला हुआ है कि बोस और नेहरू या बोस और गांधी एक दूसरे के घोर विरोधी थे, जबकि इसमें तिनके भर की भी सच्चाई नहीं है। बोस और कांग्रेस के बीच मतभेद जरूर थे, मनभेद बिल्कुल नहीं थे। बोस और नेहरू एक वक्त पर सगे भाइयों जैसे थे और उन्होंने बात प्रूफ भी की। अपने बाकी की 4 ब्रिगेड में से 3 का नाम गांधी, नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद के नाम पर रखकर चौथी ब्रिगेड का नाम उन्होंने अपने नाम पर रखा।
साथ ही एक रेडियो संदेश के दौरान वो हमारे सुभाष बाबू ही थे जिन्होंने पहली बार गांधी को राष्ट्रपिता कहा था और अपनी जीत के लिए उनसे आशीर्वाद भी मांगा था। अंग्रेजों से उलट उनके यहाँ सिख रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, मराठा रेजिमेंट नहीं थी। उनका मानना था देश एक है, उन्हें इस तरह से जाति धर्म में नहीं बांटा जा सकता। बोस को बहुत से लोग सिर्फ एक मिलिट्री कमांडर के रूप में जानते थे, पर बोस उससे कहीं ज्यादा थे। उन्होंने जापान की मदद से सिंगापुर में आजाद हिंद सरकार भी बनाई थी। ये सरकार भारत की सरकार होने का दावा करती थी और इसे जर्मनी, इटली और जापान समेत 9 देशों से मान्यता भी मिल चुकी थी। इस सरकार का अपना बैंक था, अपनी मुद्रा थी, अपना रेडियो था, अपना प्रधानमंत्री था। प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस। जल्दी जापानियों की मदद से अंडमान और निकोबार आइलैंड पर कब्जा कर लिया गया और इसका कंट्रोल नेताजी की सरकार को दे दिया गया, जिन्होंने इनका नाम बदलकर शहीद और स्वराज कर दिया। इसके बाद नेताजी की सेना ने ब्रिटिश राज के इम्फाल और कोहिमा को अपने कब्जे में लिया और वहां पहली बार तिरंगा फहरा दिया। सुभाष बाबू की सेना की ये पहली बड़ी जीत थी और इनका कौमी तराना था, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। तू शेरे हिंद आगे बढ़, मरने से फिर भी तू न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर, जोश वतन बढ़ाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा। कुछ ही वक्त में लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इस इलाके पर एयर स्ट्राइक करके इस इलाके को वापस अपने काबू में कर लिया और कई सैनिकों को युद्ध बंदियों के तौर पर ले लिया। इससे पहले कि सुभाष बाबू अपने अभियान को आगे बढ़ा पाते, खबर आई 18 अगस्त 1945 को एक प्लेन दुर्घटना में उनकी मौत हो गई है। कई भारतीय आज भी इस घटना के सच को नकारते हैं। साथ ही इस पर बाद में बिठाई गई इंक्वायरी की रिपोर्ट्स का सरकार द्वारा सार्वजनिक न किया जाना भी दाल में कुछ काला होने की तरफ इशारा करता है। बहरहाल सुभाष बाबू की मृत्यु का ये मतलब नहीं था कि देशवासी चुप बैठने वाले थे और ना ही चुप बैठने वाली थी उनकी सेना, जिस पर ब्रिटिश सरकार ने राजद्रोह का मुकदमा ठोक दिया था। ब्रिटिश सरकार अब तक दूसरा विश्व युद्ध जीतने पर अहंकार से चूर थी और गद्दारी की क्या सजा होती है ये दिखाने के लिए उन्होंने ट्रायल लाल किले पर रखा और इसे ओपन ट्रायल रखा गया। मुकदमा था 3 लोगों पर, आईएनए के कर्नल प्रेम सहगल, कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लो और मेजर जनरल शाह नवाज खान पर। कांग्रेस ने इस ट्रायल को आईएनए डिफेंस कमेटी, जिसमें नेहरू के अलावा भुलाभाई देसाई, आसिफ अली, तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काजू और लेफ्टिनेंट कर्नल होरीलाल वर्मा जैसे नामी गिरामी वकील थे। इस ट्रायल की कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने घोर निंदा की, लेकिन ब्रिटिश सरकार अड़ी रही। अपनी जिद पर अड़ी रहने के कारण फिर ब्रिटिश सरकार की भारतीय टुकड़ियों में भी विरोध फूटने लगे और नेवी ने भी बगावत कर डाली। जब भारतीयों से भरी ब्रिटिश सेना और देश के सभी बड़े नेता अपने द्वेष भुलाकर एक साथ आ गए, तो जनता में भी हिम्मत के बोल फूट पड़े और हर तरफ से अंग्रेजों के खिलाफ अभियान शुरू हो गए और ये ट्रायल अंग्रेजी सत्ता के ताबूत में आखिरी कील बना। भारतीय सेना के विद्रोह के बाद अब उनके पास कोई ताकत नहीं बची थी और वो जानते थे कि आज नहीं तो कल जोश से भरी भारतीय जनता कुछ ही वक्त में उनके खून की प्यासी हो जाएगी। ऐसे में ट्रायल में दी हुई सजा को रद्द कर दिया गया और आनन फानन में अगले एक ही साल में अंग्रेजों ने आखिरकार भारत छोड़ दिया। पर क्या हम आज गर्व से कह सकते हैं कि बोस का सपना आखिरकार साकार हुआ? अगर ये बात सच है तो बोस उस वक्त जिंदा थे। तो कभी कभी मन में एक सवाल उठता है, क्या बोस भारत को आजाद इस तरह देखकर खुश हुए होंगे? वो भारत जिसके 3 टुकड़े कर दिए गए, ये वो भारत तो नहीं था जिसमें वो प्रधानमंत्री थे। उनका भारत तो वो था जो अविभाजित भारत था, जिसे टैगोर ने अपने गीतों में लिखा था। क्या उन्हें ये देखकर पीड़ा नहीं हुई होगी कि उनके आईएनए के लोगों को फिर आर्मी में शामिल नहीं किया गया? उन्हें कैसा लगता होगा जब 1972 तक आईएनए के जवानों को स्वतंत्रता सेनानी पेंशन के लिए इंतजार करना पड़ा होगा? और आज क्या स्थिति कई बेहतर है? इस तरह के सवाल अभी भी जहन में आते हैं और सुभाष बाबू अगर आज इन सवालों को पूछने के लिए अगर जिंदा भी नहीं है, तो हमें ये सवाल उठाने बंद नहीं करने चाहिए। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें।